तो क्या ये बदले का बुलडोजर है? ये सवाल उठ रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार की कार्रवाई के बाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात और मैं हूं नगमा। उत्तर प्रदेश में प्रशासन की तरफ से चल रहे बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए जमीयते उलेमाए हिंद की तरफ से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की, जिस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी किया और 3 दिनों में जवाब मांगा है। फिलहाल बुलडोजर रोकने के लिए कोई अंतरिम आदेश नहीं दिया गया है। इस मामले की सुनवाई अब मंगलवार को होगी। जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की थी। लगातार उत्तर प्रदेश सरकार पर यह आरोप लग रहा था कि वो उन लोगों को निशाना बना रहे हैं जिन लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया नूपुर शर्मा के उस बयान पे जिसमें उन्होंने पैगंबर मोहम्मद के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था, और उसके बाद में कई तरह की टिप्पणियां आई थी और विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, जिसके बाद ये डिमोलिशंस या ये बुलडोजर चलने की कार्रवाई शुरू हो गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज सवाल उठाया है कि क्या ये जो तोड़फोड़ हो रही है वो कानून के तहत हुई है, क्या इसमें कानून का पालन किया गया है। कई तरह के विरोध प्रदर्शनकारियों को अरेस्ट भी किया गया था, कानपुर में, सहारनपुर में, इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में, इन जगहों पर इनमें कार्रवाई की गई थी। आज इसी के लिए कोर्ट ने एक सख्त संदेश दिया है उत्तर प्रदेश सरकार को और ये सवाल पूछा है कि क्या ये कानून के तहत हुआ है। तो कोर्ट ने जो कहा है आपको एक ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। कोर्ट ने अपने संदेश में साफ कहा है कि सब कुछ निष्पक्ष दिखना चाहिए। हमें उम्मीद है कि अधिकारी कानून के मुताबिक काम करेंगे, वो भी समाज का हिस्सा हैं। किसी की शिकायत का समाधान करने का हक है, ऐसे में कोई अनहोनी ना हो। फिलहाल बुलडोजर रोकने के अंतरिम आदेश नहीं है, लेकिन मंगलवार को इसी मामले पर अगली सुनवाई होगी। तो इस पर जमीयत ने ही एक पेटिशन जो है वो दायर की थी रोकने के लिए। जमीयते उलेमाए हिंद और सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने अप्रोच किया था। हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान जुड़ रहे हैं, मौलाना महमूद असद मदनी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके वक्त के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो आज एक सख्त संदेश दिया है उत्तर प्रदेश सरकार को, जमीयत ने इसको लेकर एक पेटिशन दायर की थी। मैं आपकी सबसे पहले इस पर प्रतिक्रिया चाहूंगी। जो आपको उम्मीद थी कोर्ट से, आपको लगा कि कोर्ट ने उस बात को सुना है? जी हाँ, जहांगीरपुरी से लेकर और प्रयागराज यानी इलाहाबाद तक ये बात हम लोग बराबर कहते आए हैं कि ये अनजस्ट है, अनरीजनेबल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि रूल ऑफ लॉ जो है, आप उसके साथ खिलवाड़ मत करिए। तो ये तो सुनते नहीं है। तो आखिर रास्ता वही है कि कोर्ट के पास जाया जाए। तो जहांगीरपुरी में भी हम लोग गए थे और इस वक्त ये यहाँ पर आज बहस हुई है। तो बहस होकर जिस जो उन्होंने टिप्पणियां की हैं या जो ऑब्जर्वेशन है कोर्ट का जी, वो तो बहुत सख्त है। यानी हमारी उम्मीदों के मुताबिक है। हम ऐसा समझते हैं कि जो 3 दिन में उनसे जवाब मांगा है, अब देखिए वो क्या करेंगे, उस जवाब में क्या जवाब देंगे और उसके बाद कोर्ट क्या सोचेगा, ये तो अभी से कहना मुश्किल है। लेकिन बहरहाल ऑब्जर्वेशन जो देख रहे हैं, जो नजर आया है, उससे तो यही लगता है कि हमको मायूस होने की जरूरत नहीं है, इंसाफ मिलेगा। बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि इसमें मायूस होने की जरूरत नहीं है, कोर्ट लगा कि जैसे इंसाफ मिलेगा, इसकी उम्मीद बड़ी है। मौलाना साहब, एक सवाल जो है यूपी की तरफ से जो सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता, उन्होंने कहा कि जैसे जहांगीरपुरी मामले का आपने जिक्र किया और पेटिशन उसमें दायर की गई थी, जहांगीरपुरी मामले में कोई भी प्रभावित पक्ष नहीं आया, यानी कोई भी अफेक्टेड पार्टी नहीं आई। जमीयत ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है और ये एक राजनीतिक दल ने याचिका दाखिल की है। तो ये कहा जा रहा है कि वो लोग जिनके यहाँ पे बुलडोजर चलाए गए, जो आरोप है कि बदले की कार्रवाई, वो लोग कहाँ हैं? वो तो प्रयागराज में तो बहुत आसानी से मिलेगा वो आदमी, इसमें क्या मुश्किल है। वो ये ठीक है कि अफेक्टेड आदमी को आना चाहिए, लेकिन जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है उस हैसियत से अगर कोई जाता है तो उसमें क्या है। वो तुषार मेहता साहब कह रहे हैं, ठीक है, सॉलिसिटर जनरल हैं, उनको यही कहना चाहिए। जी हाँ, उनको यही कहना चाहिए।
और ये भी कि कोर्ट ने कहा कि नोटिस जो है वो कायदे से दी जानी चाहिए, नोटिस इसमें नहीं दी गई। हालांकि कोर्ट वहां पर जो यूपी सरकार की तरफ से जैसे बड़े बड़े नाम है हरीश साल्वे, उन्होंने भी कहा कि नोटिस तो पहले ही दे दी गई थी, लेकिन ये बात सामने आई है कि नोटिस बैकडेट से चिपकाई गई थी। तो ये तमाम चीजें हैं। उत्तर प्रदेश सरकार, आपको लग रहा है कि जो सख्त संदेश दिया गया है कोर्ट की तरफ से, क्योंकि ये कई पॉलिटिकल पार्टीज जैसे बीजेपी की तरफ से कुछ नेताओं के भी रिएक्शंस आए थे, आपने भी सुना होगा, रिटर्न गिफ्ट के जुमे के बाद जो है वो सनीचर आता है, इस तरह की बातें। आप इस पर आप ये तो यही मैं कह रहा हूं कि जिस तरह सहारनपुर में जिले की पुलिस ने जिस तरह लोगों के साथ मारपीट की है और फिर उसके वीडियो को निकाला गया है और उस पर मुबारकबादियां बांटी गई हैं, तो ये किसी सभ्य समाज को शोभा देता है और रूल ऑफ लॉ को बिल्कुल खत्म कर देंगे। आप जिसको चाहेंगे पिटाई करेंगे और वो जो पुलिस के हाथ में सारा सिस्टम दे दिया जाएगा। पुलिस कहेगी कि ये आदमी षड्यंत्र करने वाला है, तो उसको उसका घर भी तोड़ दिया जाएगा। हमने ये देखा है कि जितने लोगों को पुलिस मुल्जिम बनाती है, अक्सर उसमें से बेकसूर निकलते हैं। तो आप ये किसी को मुल्जिम बनाएंगे और उसका घर तोड़ देंगे जाकर के, ठीक है। आप सिस्टम, घर तोड़ने का एक सिस्टम है, इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई हुई चीजों के तोड़ने का एक सिस्टम है। आप उस सिस्टम को सख्ती से फॉलो कीजिए, वो ठीक है। तो वो सबके लिए होगा, किसी एक के लिए तो नहीं होगा ना, किसी विशेष समुदाय के लिए तो नहीं होगा और नहीं होना चाहिए। ये भारत, मैं हमेशा कहता हूं, ये भारत की आत्मा के विरुद्ध है। इस तरह का रवैया रखना, गलत कोई भी कर सकता है, उस गलती में कोई भी हो सकता है, मैं भी हो सकता हूं, कोई और भी हो सकता है। गलत को सजा जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन हर सजा का एक सिस्टम है। आप उस सिस्टम को तोड़ेंगे, डंडा दे देंगे पुलिस के हाथ में कि जो पकड़ा गया उसको, वो पकड़े जाने वालों में कितने लोग थे पत्थर मारने वाले, ये आप साबित नहीं कर पाएंगे बात। बस उस वक्त आपने पिटाई कर दी, किसी पान फरोश को पकड़ लाए, किसी और को पकड़ लाए, किसी रक्षे वाले को पकड़ लाए और वो देख लिया कि हाँ ये सब मुसलमान है, तो उनको मारना शुरू कर दिया और उसकी वीडियो बना के मुबारकबादियां बांट रहे हैं आप। तो ये तो कुछ बात नहीं है, बिल्कुल बहुत ही, यानी मुल्क के लिए, देश के लिए ये किसी तरह से शोभा नहीं देता है, ये एटीट्यूड, ये रवैया और ये काम। लेकिन अफसोस की बात है कि लोगों को हिंदू मुसलमान की फिक्र है, देश के बारे में सोचते नहीं है। क्या कहें। उत्तर प्रदेश में जो हो रहा इन दिनों आपने देखा, बल्कि देश के कई हिस्सों में हो रहा, खास करके प्रॉफिट मोहम्मद के ऊपर जो टिप्पणी की गई और उसके बाद प्रोटेस्ट, विरोध प्रदर्शन और कानून टूटे, बहुत जगह पे हिंसा हुई। लेकिन उसके अलावा भी सहारनपुर हो गया, कानपुर हो गया, प्रयागराज हो गया और उत्तर प्रदेश में जिस तरह की कार्रवाई देखी जा रही है, बुलडोजर को लेके एक तबका उसको बहुत तारीफ के काबिल भी समझ रहा है कि बुलडोजर चलेंगे और बुलडोजर तो जरूर चलेंगे। तो एक तरह से लग रहा है कि इंसाफ हो रहा है बुलडोजर से। उत्तर प्रदेश सरकार में जो चीजें या जिस तरह जो दिख रही हैं, आपको लग रहा है कि क्या है वो सजा किसको मिल रही है, किस लिए सजा मिल रही है? क्या ये बदले की कार्रवाई जैसी है? हाँ बिल्कुल, ये तो साफ है बिल्कुल कि वो बदले की कार्रवाई है और उसमें भी बदले की कार्रवाई में भी बस एक खास चुनिंदा लोगों को चुन करके खास स्पेशल कैटेगरी बना दी गई है। उस कैटेगरी के लोगों को सारी चीजों में उनका नाम काफी है उनके मुजरिम होने के लिए। तो उसका क्या करें? इस समझ को कैसे बदला जाएगा? नहीं बदला जाएगा तो समाज में और बिखराव होगा। ऑलरेडी काफी बिखराव हो चुका है, काफी डिवीजन हो चुका है। ये डिवीजन और बढ़ेगा। हालांकि सरकार की तरफ से बहैसियत सरकार के, एक जिम्मेदार सरकार होने के नाते, सरकार को इस गैप को मिनिमाइज करने के लिए एफर्ट करनी चाहिए थी, कोशिश करनी चाहिए थी। अब कानून की बात है, रूल ऑफ लॉ की बात है, तो जिन लोगों को ने वो अभद्र टिप्पणियां की हैं, उनके लिए कानून अपना काम क्यों नहीं कर रहा है? जी जिस आदमी को आपने प्रोटेस्ट का मुजरिम बना दिया, पता नहीं वो मुजरिम है भी या नहीं है, पहली बात तो ये, उसका तो घर आपने फौरन तोड़ लिया। और जो आदमी
जो लोग, आदमी नहीं लोग है, लंबी लंबी वो है सूची है, और आपकी सेंटर में भी स्टेट में भी दोनों जगह आप ही की सरकारें हैं, आप उसके ऊपर तवज्जो नहीं दे रहे। कैसे 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 कहेंगे कि रूल ऑफ लॉ है इस मुल्क में? कैसे पालन कर रही है सरकार रूल ऑफ लॉ की? अच्छा, रूल ऑफ लॉ नहीं रहेगा तो लॉलेसनेस होगी, लॉलेसनेस होगी तो खाली आपके लिए थोड़ी होगी, दूसरों के लिए भी होगी ना। जी जी, तो उम्मीद ऐसे में जो है वो कोर्ट से है कि रूल ऑफ लॉ बना रहे और इंसाफ होता नजर आए और ये नजर ना आए कि बदले की कार्रवाई हो रही है। मौलाना महमूद असद मदनी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए और हमसे बात करने के लिए। शुक्रिया, थैंक यू। तो ये जो कार्रवाई हुई है ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सख्त संदेश है एक कि ऐसा लगना नहीं चाहिए कि ये बदले की कार्रवाई हो रही है, और जो तोड़फोड़, जो मकान गिरे, वो कानून के तहत होने चाहिए, कानून का पालन होना चाहिए। हमारे साथ वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण जुड़ रहे हैं। बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया अपना वक्त के देने के लिए प्रशांत भूषण जी। अब जो सुप्रीम कोर्ट ने आज एक सख्त संदेश दिया उत्तर प्रदेश सरकार को, आपको लगता है कि आपकी टिप्पणी इसके ऊपर, ये सख्त संदेश काफी होगा सरकार के समझने के लिए? सवाल उठ रहे हैं कि ऐसा लग रहा था जैसे कि बदले की कार्रवाई में बुलडोजर चल रहे थे। ये तो बिल्कुल साफ था कि बदले की कार्रवाई में ही बुलडोजर चल रहे थे। सारे सरकार के प्रशासन में बैठे हुए लोग भी यही कह रहे थे कि हम जो प्रदर्शनकारी हैं उनके घर तोड़ देंगे, जो दंगई हैं उनके घर तोड़ देंगे। तो ये तो कभी कहा नहीं गया कि जो अवैध बनाए गए, अवैध निर्माण हुआ है मकानों का, वो तोड़े जा रहे हैं, क्योंकि एकदम बिल्कुल टारगेटेड बुलडोजिंग थी। और दूसरी बात यह है कि किसी को अगर आप अरेस्ट करके और उस समय आप नोटिस देख के और अगले दिन तोड़ देते हैं तो वो तो काफ़ी नहीं है, क्योंकि उसको एक रीजनेबल समय देना पड़ेगा ये बताने का। भाई, आफरीन फातिमा का जो घर था वो तो उनके फादर के नाम था भी नहीं, उनकी मदर के नाम था, उनकी मदर का घर था। तो देयरफॉर फादर को अगर आप नोटिस दे रहे हैं कि आपका घर का अवैध निर्माण है, उसको हम तोड़ देंगे, उसका कोई मतलब नहीं है। आप उनकी वाइफ का घर तो नहीं तोड़ सकते। दूसरी बात यह है कि ये तो बिल्कुल साफ है, प्रशासन के जो अधिकारी वगैरह थे, जो मुख्यमंत्री थे, उनके बयानों से बिल्कुल साफ है कि ये प्रक्रिया सिर्फ इसलिए करी गई बुलडोजिंग की, और सिर्फ उन लोगों के ऊपर करी गई जिनके बारे में सरकार ये सोचती थी कि इन लोगों ने ये इसके खिलाफ प्रदर्शन किया। तो प्रदर्शनकारियों के खिलाफ ये कार्रवाई करी गई। इससे बिल्कुल क्लियर है कि ये कोई नॉर्मल प्रक्रिया नहीं थी कि अवैध निर्माण वाले घर तोड़ने की। जी, लेकिन आपको लगता है कि जो वहां पे तोड़फोड़ हुई है, क्योंकि सरकार की तरफ से ये दिखाया जाता है कि ये कानून के तहत ही हुआ है, ये इलीगल कंस्ट्रक्शन थे, नोटिस भी दिया गया, ये तमाम दलीलें पेश की जा रही हैं, तो सरकार तो ये दिखा के चल रही है कि हमने लॉ फॉलो किया है, पर जो कानूनी प्रोसीजर जिसका पालन होना चाहिए था, जो प्रयागराज में, इलाहाबाद में हुआ, उसमें इसका पालन नहीं किया गया। नहीं, मेरे ख्याल से तो बिल्कुल भी नहीं किया गया, क्योंकि कभी कोई इसकी बात नहीं आई थी कि भाई इन लोगों को पहले से नोटिस दिया गया हो कि इनका निर्माण अवैध है, घर का निर्माण वगैरह, ये कभी बात नहीं आई थी। ये तो तुरंत जब प्रदर्शन हुआ फ्राइडे को, जब ये प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ जो रिमार्क्स करे गए थे उस पर जब प्रोटेस्ट हुए, तो उसके बाद ही एकदम से ये बात आई कि भाई हम इनको अब दिखा देंगे, इनके घर तोड़ देंगे, इन लोगों को अरेस्ट कर लिया गया, बहुत सारे लोगों को हिरासत में लेके पीट दिया गया। मतलब हर तरह से कानून की धज्जियां उड़ाई गई। हिरासत में पुलिस किसी को पीट नहीं सकती, है तो बहुत ही संगीन अपराध है, और कोई कानून ये आपको इजाजत नहीं देता कि अगर किसी ने कोई अपराध किया भी है तो उसके लिए आप उसका घर तोड़ दें। पहली बात तो वो आपको साबित करना होगा। पुलिस तो सिर्फ FIR करके, इन्वेस्टिगेशन करके चार्जशीट फाइल कर सकती है,
और अदालत में आपको साबित करना होगा कि उसने अपराध किया, जी। और उसके बाद ये सजा तो पीनल कोड में तय होती है, आप घर थोड़ी तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे ये लगातार देखा जा रहा है कि ये मकान गिराने और तोड़फोड़ और डिमोलिशंस की कार्रवाई एक तरह से, अब ये आरोप हैं लेकिन दिख ये रहा है कि एक सजा के तौर पे इस्तेमाल की जा रही है। जहांगीरपुरी में देखिए, उसके बाद दूसरी जगहों पर देखिए उत्तर प्रदेश में, लेकिन यूपी की इस मामले में भी जो सुप्रीम कोर्ट ने आज सख्त संदेश दिए हैं प्रशांत भूषण जी, उसमें एक याचिका पर ही उन्होंने ये सुनते हुए इस याचिका को ये बातें कही हैं। तो यूपी की तरफ से जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ये दलील दी कि जहांगीरपुरी मामले में अगर पिटीशन दायर हुई तो पिटीशन में कोई भी प्रभावित पक्ष नहीं था, और जमीयत उलेमाए हिंद पिटीशन दायर करती है जो कि एक राजनीतिक दल है, तो उन्होंने इस पे सवाल उठाया है बतौर एक वकील से। जी, ये कोई जायज सवाल नहीं है। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इसी तरह की सिचुएशन के लिए किया गया। जो प्रभावित पक्ष हैं उन लोगों को तो आपने अरेस्ट कर लिया, उनको तो आपने बेघर कर दिया। वो तो ऐसी हैसियत में कई बार होते भी नहीं हैं कि वो खुद कोर्ट जा सकें, और इसीलिए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन शुरू किया गया था कि भाई अगर ऐसी सिचुएशन है कि कोई ऐसे कमजोर लोग हैं जो कि कोर्ट इफेक्टिवली खुद जा नहीं सकते, तो उनके बिहाफ पर कोई भी जा सकता है। कोई भी जना जो उनकी खैरियत जहन में रखता है वो जा सकता है। तो इसलिए ये कहना कि भाई अफेक्टेड पार्टी नहीं आई है, ये तो कोई दलील नहीं होती। आज जो कोर्ट का संदेश, सख्त संदेश था यूपी सरकार को, उसके बाद आपको लग रहा है कि कुछ जिस तरह की कार्रवाई दिख रही थी, हालांकि कोई इंटरिम आदेश जारी नहीं किया गया, इसके ऊपर फिर सुनवाई होनी है मंगलवार को, लेकिन ये संदेश काफी होगा? नहीं, मेरी राय में ये संदेश काफी नहीं है। कोर्ट को इसके आगे जाना पड़ेगा। ये पता लगाना पड़ेगा कि कौन अधिकारी हैं, कौन सरकारी लोग हैं जिनके आदेश पर यह कार्रवाई करी गई, बिल्कुल गैर कानूनी कार्रवाई करी गई, और उनको सजा दिलवानी चाहिए, क्योंकि जब तक ऐसे लोगों को सजा नहीं दिलवाई जाएगी ये सब नहीं रुकेगा। जी जी, तो सजा ऐसे लोगों को जब तक जिस तरह की गैर कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं वहां पर सख्ती और नजर आनी चाहिए, तभी जाके इस तरह की कार्रवाई रुकेगी। धन्यवाद आपका प्रशांत भूषण, हमसे बात करने के लिए। 5 की बात में इस वक्त एक ब्रेक ले रहे हैं। हम चर्चा कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के उस टिप्पणी की, उस संदेश की जो यूपी सरकार से उन्होंने सवाल पूछा है, जो डिमोलिशंस हुए, जो तोड़फोड़ हुई, क्या वो कानून के तहत सही था, और इसके ऊपर जवाब मांगा गया है। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से विरोध प्रदर्शन और कुछ हिंसा के बाद में बुलडोजर चले घरों पर, उससे सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये बदले की कार्रवाई है, खास करके तब जब सुप्रीम कोर्ट ने आज एक सख्त संदेश दिया है याचिका की सुनवाई करते हुए, और कहा है कि जो तोड़फोड़ हुई है वो कानून के तहत सही है या नहीं, ये देखा जाना चाहिए, और 3 दिन में जवाब भी मांगा है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से। तो इस पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस दीपक गुप्ता। बहुत धन्यवाद आपका जस्टिस दीपक गुप्ता। ये जो उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है, वैसे वो पहली दफा नहीं है, हाल के दिनों में अक्सर देखा गया जस्टिस गुप्ता के तोड़फोड़ हुई है, जैसे मध्य प्रदेश में हुई, पिछले साल भी 2021 2022 में भी, और ये भी कहा गया बीजेपी के कुछ नेताओं के जरिए कि ये जो है संदेश है दंगाइयों को। अभी भी एक बयान सामने आया जिसमें रिटर्न गिफ्ट की बात कही गई। शलभ मणि त्रिपाठी हैं जो एडवाइजर हैं मुख्यमंत्री के उत्तर प्रदेश में, तो ये साफ संदेश दे रहे हैं ये कुछ नेता कि ये एक तरह से बदला या पनिशमेंट दिया जा रहा है, जबकि कानूनन ये कहा जाता है कि ये जो तोड़फोड़ हो रही है वो इसलिए है क्योंकि ये अवैध निर्माण है। तो आज जो सुप्रीम कोर्ट ने संदेश दिया है, क्या वो इस तरह के बयानों या इस तरह की कार्रवाई को रोकने के लिए काफी होगा? नहीं, आज तो सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ पहले नोटिस ही इशू किया है, कोई आज कोई नतीजा नहीं हुआ है अभी तो नोटिस, और उन्होंने साफ कहा है कि जो भी कार्रवाई अवैध निर्माण के खिलाफ होगी वो कानून के तहत होनी चाहिए। और इसमें कोर्ट पहले दिन कोई ये तो नहीं कह सकता कि जी सारी कार्रवाई गलत है जी। अब दूसरी साइड को हमारी जुडिशियल परंपरा जो है उसमें दूसरी साइड को बिना सुने कोई फैसला नहीं दिया जा सकता। 3 दिन का टाइम दिया गया है स्टेट को
अपनी तरफ रखने के लिए, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा। पर जो आज जस्टिस बोपन्ना ने 2-4 टिप्पणियां की केस सुनते हुए, उनसे बड़ा साफ मैसेज दिया गया स्टेट को कि आप जो कुछ करो बिल्कुल कानून के दायरे में करो। जहां तक आपने एक मिसाल दी कि कुछ लोग हैं, एक जैसे शायद फाइनेंस एडवाइजर हैं सीएम के या कुछ और लोग हैं, उनसे मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि चाहे हम जज हों, चाहे हम एमएलए हों या एमपी हों, हम सब एक शपथ लेते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन और कानून को मानेंगे। और अगर आप बोलोगे हम बदले से करेंगे या ये मैसेज दिया जाएगा दंगाइयों को, और ये कानून के हिसाब से नहीं होगा पर जैसे हम चाहेंगे वैसे होगा, तो आप जो आपने शपथ ली है टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉज, उसी को वायलेट कर रहे हो, और आपको कोई भी पद रखने का कोई हक नहीं है। अगर आप अपनी ही शपथ तोड़ रहे हो तो आप कैसे कह सकते हो कि जी हम तो एमएलए रहेंगे और हम जो मर्जी बयान कर दें। जी जस्टिस गुप्ता, जी जस्टिस गुप्ता, ये पहली दफा नहीं है, आपने पहले टिप्पणी भी की है, बल्कि मध्य प्रदेश में तो ऐसी कई मिसालें हैं जहां पर इस तरह की कार्रवाई हुई और ये साफ लगा कि जो कथित तौर पे इलीगल स्ट्रक्चर्स को डिमोलिश किया जा रहा है वो फौरन किसी एक कार्रवाई जैसे कोई विरोध प्रदर्शन हो या कुछ हो उसके बाद किया जा रहा था। कुछ भी अगर एलिगेशन है लोगों पे तो उनके घरों पर तोड़फोड़ हुई है। जैसे मैं पढ़ रही थी कि दिसंबर 2020 में उज्जैन में घर गिराए गए, अब्दुल रफीक थे, वो कुछ स्टोन पेल्टिंग पत्थर चलाने का आरोप था भारतीय जनता युवा मोर्चा की रैली पे, तो उसके बाद फौरन उनका घर गिराया गया। तो क्या ये एक हथियार सा बन गया है? ये बिल्कुल अवैध हथियार तो है, पर ये अवैध हथियार है। ये हमारे कानून के हिसाब से हथियार ठीक नहीं है। दिस गोज टू द वेरी रूट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान के बिल्कुल मूल, जो हमारे संविधान का मूल है उसके खिलाफ है ये। और ये जो कार्रवाई हो रही है ये मेरे को अफसोस से कहना पड़ रहा है, पर ये हो रही है एक मजहब के लोगों के खिलाफ ही हो रही है ज्यादातर। क्या अगर हिम्मत है ऐसी सरकारों में, तो जो बड़े बड़े घर बने हैं अवैध, जो बिजनेसमैन ने, ब्यूरोक्रेट्स ने जो अवैध घर बनाए हैं, उनको तोड़ के दिखाएं। वहां तो उनकी कुछ नहीं चलती। जब ये कि अगर किसी ने कानून तोड़ा है, मैं कोई दंगाइयों के हक में नहीं हूं, अगर कोई पथराव करता है या दंगे करता है और उसके लिए कानून बना है, उसको उसी कानून के तहत ही सजा दी जा सकती है। और जितनी कानून में सजा लिखी गई है वही दी जा सकती है, उससे ज्यादा नहीं दी जा सकती। किसी का घर तोड़ना मेरे हिसाब से किसी भी क्रिमिनल लॉ में, किसी भी कानून में ये एक पनिशमेंट नहीं है। जी जी। और घर अगर टूटेगा, वो अगर अवैध है तो वो टूटेगा, तो उसकी कार्रवाई जो ये अर्बन लॉज होते हैं, कोई म्यूनिसिपल एक्ट होते हैं, उसके कानून के हिसाब से होनी चाहिए। हर एक में नोटिस दिया जाना चाहिए। मेरा एक सवाल है, मैं अवैध कंस्ट्रक्शंस के बिल्कुल खिलाफ हूं। मैंने तो कई अपने आप डेमोलिशन ऑर्डर किए हैं, जज ऑल्सो। बट जो उसको ऑर्डर करेंगे आप कानून का सिस्टम फॉलो करके। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि ये जो घर बने हैं, अब ये जो लेटेस्ट है, ये कोई 3 स्टोरीड हाउस है जी। ये एक दिन में तो नहीं खड़ा हो गया। 20 साल पुराना घर था। अगर 20 साल भी नहीं, मैं समझ लो 6 महीने पहले बना, तो अगर 6 महीने पहले बना, 20 साल पुराना नहीं है, वो कहते जी अभी बनाया, तो आपने क्या वो जो इंजीनियर, म्युनिसिपल इंजीनियर, चीफ इंजीनियर, उनको सस्पेंड किया, उनके खिलाफ कार्रवाई की है कि जी आपके आंखों के सामने ये घर बन गया तो आपने क्या किया? और अगर 20 साल घर बना है तो इसमें क्या जरूरी था कि 20 मिनटों में ही तोड़ना? तो 20 दिन क्यों नहीं रुक सकते थे? नोटिस देते उसको। जी जी। और इस तरह की जब कार्रवाई हो रही है तो कितनी गैर कानूनी है ये, बिना किसी नोटिस के हो रही है। जो लोग उसमें और शामिल हो गए उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं। और जैसा जस्टिस गुप्ता ने कहा कि ऐसा दिख रहा है कि एक ही मजहब के खिलाफ या मजहब के लोगों के खिलाफ ये कार्रवाई ज्यादा हो रही है। और ताज्जुब की कई लोग इसको सही ठहरा रहे हैं, प्रशासन में भी सही ठहराते रहे कि डिमोलिशन से या तोड़फोड़ से
एक तीर से दो शिकार, यानी कि जो इंक्रोचमेंट है उसको भी आपने गिरा दिया और साथ साथ जिन लोगों ने कोई बदमाशी की है या पत्थर चलाए हैं उनको सजा भी दे दी गई, पर सजा उतनी ही दी जा सकती है जितनी कानून में लिखी है, जैसा जस्टिस गुप्ता ने बताया। बहुत धन्यवाद आपका जस्टिस गुप्ता हमारे साथ शामिल होने के लिए। आज की बात में एक ब्रेक ले रहे हैं इस वक्त हम। सेना में भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ योजना को लेकर बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा जैसे राज्यों में युवाओं का गुस्सा देखने को मिल रहा है। अग्निपथ योजना के विरोध में कई इलाकों में छात्रों का प्रदर्शन काफी तेज हुआ। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भी 4000 से अधिक युवाओं ने सड़क पर उतरकर जमकर हंगामा मचाया। युवा कई जगहों पे अब बहुत नाराज हैं इस स्कीम से। उन्हें लग रहा है कि इसे ठीक तरह से लागू नहीं किया गया है। ये जो पूरी अग्निपथ स्कीम है, इसमें 4 साल के लिए जवानों की भर्ती की जाएगी और उसके बाद वो क्या करेंगे, सवाल ये उठ रहा है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया है। जैसे बिहार की तस्वीर देखें, बिहार के भभुआ और छपरा में उग्र छात्रों ने ट्रेनों में आग लगा दी है, साथ ही ट्रेन में तोड़फोड़ भी हुई है, पत्थरबाजी भी हुई है। इसके अलावा जहानाबाद और नवादा से भी विरोध की तस्वीरें आई हैं। जहानाबाद में रेलवे ट्रैक जाम किया गया है, कहीं पे ट्रेन में आग लगी है, कहीं पर पथराव हो रहा है, लोगों को चोट आई है और यहां से छात्रों को हटाने के लिए पुलिस ने उन्हें खदेड़ा है। बिहार के ही नवादा के एक चौक पे, प्रजातंत्र चौक पर अग्निपथ योजना के खिलाफ छात्रों ने टायर जलाकर अपना विरोध दर्ज किया। सहरसा जिले में ट्रेन रोककर छात्रों ने केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ अपना विरोध जताया। तो ये अग्निपथ पे जो संग्राम मचा है उसकी अलग अलग जगह की तस्वीरें हैं। बिहार के कई जगहों पे प्रदर्शन काफी तेज हुआ है। उत्तर प्रदेश में हुआ है, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में, हथरस में, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में, इन सब जगहों की तस्वीरें आई हैं। ये युवाओं का ये कहना है कि वो इतनी मेहनत करेंगे, काफ़ी कड़ी मेहनत के बाद वो उसमें शामिल होंगे सेना में। मशक्क़त के बाद वो सेना की परीक्षा पास करके भर्ती होते हैं। ऐसे में सिर्फ 4 साल के लिए भर्ती का क्या मतलब है? 4 साल के बाद वो बेरोजगार हो जाएंगे, तब क्या करेंगे? दरअसल नई योजना के तहत जो शॉर्ट सर्विस कमीशन है उससे ये अलग योजना है। इसमें 4 साल के लिए भर्ती होनी है जवानों की, जिसमें जो उम्र है वो 17.5 साल से 21 साल के नौजवानों की उम्र होगी। इनको भर्ती का मौका मिलेगा और उसके बाद जब 4 साल पूरे हो जाएंगे तो इनमें से केवल 25% को ही रखा जाएगा, यानी कि उन्हें परमानेंट किया जाएगा सेना में, और बाकी जो 75% लोग हैं कार्यकाल समाप्त उनका हो जाएगा। अब सवाल ये उठ रहा है कि ऐसे में वो क्या करेंगे? सेना में हथियारों की ट्रेनिंग लेने के बाद 4 साल के बाद आगे का रास्ता क्या होगा, ये साफ नहीं है। राहुल गांधी से चल रही प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की पूछताछ, उन्हें भेजे गए समन को लेकर कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है। हैदराबाद में कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी पुलिस के साथ बदसलूकी करती नजर आईं। उन्होंने एक पुलिसकर्मी का कॉलर पकड़ लिया। पुलिस उस वक्त प्रदर्शनकारियों को सड़क से हटाने की कोशिश कर रही थी। इसी दौरान रेणुका चौधरी ने एक पुलिसकर्मी का कॉलर पकड़कर खींचा। अन्य पुलिसकर्मियों ने किसी तरह पुलिसकर्मी को छुड़ाया और रेणुका चौधरी को हिरासत में लिया गया। रेणुका चौधरी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। सब इंस्पेक्टर की शिकायत पर उन पर सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा डालने की धारा लगाई गई है। तो इसके बाद रेणुका चौधरी को हिरासत में लिया गया है। 5 की बात में इस वक्त इतना ही।